यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में, चन्हूदड़ो में, लोथल में, कोटदा में। तो गोदीवाड़ा स्थित है मेरे प्यारे बच्चों लोथल में, ठीक है। लोथल में गोदीवाड़ा स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो जो मगध की आरंभिक राजधानी थी उसका नाम था राजगीर। का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं भवभूत, विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णुगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, मृच्छकटिकक के रचनाकार हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की? गंगा, यमुना, निरंजना, कोसी। तो यहाँ पर निरंजना सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निरंजना खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, बर्नियर का काल बताइए, ठीक है। 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 17वीं सदी में। तो जो बर्नियर का काल था मेरे प्यारे बच्चों 17वीं शताब्दी था, ठीक है। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1340, 1360, 1380। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1765, 1773, 1793, 1818। तो 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, अकबर द्वितीय। तो यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक था मेरे प्यारे बच्चों बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 9 है, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कैनिंग। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। तो लाहौर सही हो जाएगा, ठीक है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों खंड का था, और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। पूरा पेपर आपको अच्छे से हल करके बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लिंक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। खंड खा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है, और उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5/5/1931 को हुआ था। यह समझौता वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान किसी राज्य राष्ट्र का वह दस्तावेज होता है जो राष्ट्रवाद शासन के सभी अंगों के चरित्र, अधिकार और प्रयोग विधि को विस्तृत रूप से निर्धारित करता है। 13 नंबर है, सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, यानी जिसको आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, में की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में की थी। इसके बाद है, वर्ण शब्द से क्या आशय है? प्राचीन काल में आर्यों ने समाज में सभी लोगों के कार्य दायित्वों के उचित पालन एवं एक उचित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज को जिन 4 भागों में बनता उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं।
यानी प्राचीन काल में आर्यों ने समाज में सभी लोगों के कार्य दायित्वों को उचित पालन एवं एक उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज को जिन चार भागों में बांटा उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ठीक है। इसके बाद है खंडगा, इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। और उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, स्त्री के गोत्र से क्या आशय है। तो स्त्री का गोत्र उसके पितृवंश से जुड़ा होता है, जो मूलतः उसके पिता के गोत्र का अनुसरण करता है। गोत्र वैदिक परंपरा से संबंधित एक वंशानुगत पहचान है जो ऋषियों के नाम पर आधारित होती है। विवाह संबंधों में गोत्र की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि समान गोत्र में विवाह वर्जित माना जाता है, जिसे गोत्र अनुपाती निषेध कहा जाता है। विवाह के बाद स्त्री अपने पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती है। गोत्र प्रथा हिंदू धर्म में वंश परंपरा और जीन संबंधी शुद्धता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सामाजिक पहचान और कुल परंपरा को दर्शाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है, यज्ञों की परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो यज्ञों की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें अग्नि में विभिन्न हवन सामग्री अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, पर्यावरण संतुलन और लोक कल्याण का साधन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है। विभिन्न यज्ञ जैसे अग्निहोत्र, राजसूय, अश्वमेध और सोमयज्ञ समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए किए जाते थे। यज्ञों की परंपरा आज भी हवन और पूजन के रूप में जीवंत है, जो धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, भागवत संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। इसका मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें भक्ति योग, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। यह संप्रदाय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्थान पर सगुण साकार और प्रेममय भगवान श्री कृष्ण की उपासना पर बल देता है। इसकी परंपरा संतों जैसे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसमें नाम, संकीर्तन, भजन, कथा और कीर्तन को प्रमुख साधन माना जाता है। भागवत संप्रदाय समाज में प्रेम, करुणा और भक्ति की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे महान शासक क्यों माना जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उनके शासनकाल में राज्य आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने बहमनी सुल्तानों और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित कर साम्राज्य को विस्तार किया। वह न्यायप्रिय और कुशल शासक थे जिन्होंने कृषि, व्यापार और प्रशासनिक सुधार किए। तेलुगु संस्कृति और कन्नड़ साहित्य को प्रोत्साहित किया। स्वयं भी विद्वान और कवि थे। उन्होंने अमरावती और हम्पी में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनकी सैन्य कुशलता, सांस्कृतिक संरक्षण और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें विजयनगर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकेदारों से किस प्रकार सत्ता छीनी। तो 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकेदारों से सत्ता छीनने के लिए कई नीतियां अपनाई। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जबरन विलय कर लिया, जिससे नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने तालुकेदारों की जागीरें जब्त कर उन्हें कर संग्रहण के अधिकार से वंचित कर दिया। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भू राजस्व प्रणाली में बदलाव किए गए। इससे न केवल तालुकेदारों की शक्ति घटी बल्कि किसानों और जमींदारों में भी असंतोष फैला। इसी कारण 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकेदारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। तो नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बना क्योंकि यह ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियों का प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर एक अधिकार स्थापित कर भारी कर लगाया, जिससे आम जनता, विशेष रूप से गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च कर इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई चीज़ी ऊर्जा मिली। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाना जनता के अधिकारों का हनन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष फैलाया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आगे देखते हैं खंड घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है,
पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस उद्देश्य से माना गया है? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्षण का उल्लेख कीजिए। अथवा सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोषों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। इसके बाद है 23 नंबर, क्या कह रहा है? मौर्य प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए अथवा कृष्णदेव राय पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है 24 नंबर, क्या मोहनजोदड़ो एक नियंत्रित शहरी केंद्र था? स्पष्ट कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसके बाद है खंड अंगा। खंड अंगा में क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। ये 10 अंक का है, 10 तिथियां इसमें दी हुई हैं एक एक नंबर की। तो चलिए देखते हैं। 1347 ईस्वी में दक्षिण में बहमनी नाम के मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई और 1350 में नामदेव का निधन, कवि विद्यापीठ का जन्म हुआ और 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक का राज्यारोहण हुआ। 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का शासनकाल हुआ। ठीक है। इसके बाद 1442 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक की विजयनगर यात्रा। ठीक है। इसके बाद है 1451। तो 1451 में क्या हुआ? 1451 में क्या हुआ था? दिल्ली पर लोडी वंश का शासन का प्रारंभ हुआ था। फिर 1648 ईस्वी में मोहम्मद शाह तृतीय का कोंकण पर विजय और 1469 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों गुरु नानक का जन्म। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ, लुम्बिनी। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, दिल्ली। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, डांडी। वह स्थान जहाँ 1916 में एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, BHU बनारस। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है, सिकंदरा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।